और कैसे इन्होंने सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून की सटीक इमेज ली। तो आइए इस वीडियो को आगे तक देखते हैं। पर वॉयेजर प्रोब अनमैन्ड मिशन थे और केवल सोलर सिस्टम के ग्रहों को एक्सप्लोर करने के लिए भेजे गए थे। अगर आज की बात करें तो नासा, एसा और इसरो मैन मिशन करने की तैयारी कर रहे हैं। आने वाले समय में इंसानों को ही सोलर सिस्टम के ग्रहों पर जाकर के एक्सप्लोर करना है। तो आइए देखते हैं कि अगर आज की टेक्नोलॉजी से हम सोलर सिस्टम के मैन मिशन करें तो क्या मानव जाति आगे आने वाले 100 सालों में या फिर कोई इंसान पूरे जीवन काल में सोलर सिस्टम में कहां तक पहुंच सकता है, और पूरे सोलर सिस्टम को पार करने के लिए उसे किस ग्रह की ग्रेविटी की जरूरत पड़ने वाली है और इसमें क्या क्या अड़चने आने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आज के रॉकेट की स्पीड से है, जो हमें बहुत ज्यादा धीमा बना देती है। स्पेस में परिक्रमा कर रहे चांद और ग्रह रात के आसमान में हमें बहुत पास दिखाई देते हैं, पर असल में इनके बीच में दूरी बहुत ज्यादा है। पृथ्वी और चांद की दूरी सबसे कम है, पर यहाँ पर जाने में भी हमें 1 महीना तक लग जाता है। आज के आधुनिक रॉकेट हमें सीधा चांद पर नहीं ले जा सकते हैं। इसके लिए हमें पृथ्वी की ग्रेविटी का सहारा लेकर ही आगे की यात्रा करनी पड़ती है, और फिर हम 4 लाख किलोमीटर दूर चांद पर पहुंच पाते हैं। रॉकेट का बहुत सा फ्यूल तो उसे पृथ्वी की सतह से अंतरिक्ष में पहुंचाने में ही खत्म हो जाता है, और फिर उसके बाद स्पेस मॉड्यूल में बैठे अंतरिक्ष यात्रियों के पास बहुत कम फ्यूल रह जाता है। इसलिए लगातार पृथ्वी की परिक्रमा करने के बाद वे ग्रेविटी के द्वारा आगे बढ़ते हैं और फिर चांद के ऑर्बिट में आकर के उसकी परिक्रमा करके अपनी स्पीड को कम करते हैं और फिर उस पर लैंड करते हैं। वहीं अपने पड़ोसी ग्रह यानी मार्स पर जाने में हमें 7 महीने का समय लगता है। ये सबसे शॉर्ट समय है जब मंगल ग्रह और पृथ्वी एक दूसरे के करीब होते हैं। अगर हम इस विंडो पर स्पेसशिप लॉन्च ना करें तो हमें फिर से 26 महीनों का इंतजार करना होगा, तभी हम मंगल ग्रह पर फिर से दूसरा मिशन कर सकेंगे। आज के समय में भले ही रॉकेट 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे पर हमें स्पेस में लेके जाएं, पर उसके बाद भी हमें सही समय और सभी प्लैनेट्स का अलाइनमेंट देखना भी बहुत जरूरी है, वरना हम फिर से कई साल गवा देंगे। वॉयेजर मिशन को लॉन्च करने के पीछे भी इन्हीं सभी ग्रहों की अलाइनमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। उस समय ये सभी ग्रह एक ही लाइन में अलाइन थे, इसलिए वॉयेजर मिशन को सक्सेसफुल बनाना आसान था। मंगल तक इंसानों को भेजने का प्लान वैज्ञानिकों के पास है, पर जब बात एस्टेरॉयड घेरे के बाद बृहस्पति ग्रह और शनि ग्रह पर जाने की आती है तो वैज्ञानिक इंसानी मिशन से दूर रहते हैं। यहाँ पर हमारे द्वारा बनाए गए प्रोब्स ही कारगर रहते हैं। जुपिटर पर कई प्रोब्स भेजे जा चुके हैं, जिसमें सबसे पहले पायोनियर 10 को भेजा गया, और उसके बाद फिर वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 प्रोब्स भी इस ग्रह की सटीक इमेज ले चुके हैं। नासा का जूनो यान जुपिटर पर भेजा गया अंतिम प्रोब था, जिसने इसकी सबसे सटीक और हाई क्वालिटी इमेज ली और फिर खुद उसकी कई ऑर्बिट भी की। साल 2011 में लॉन्च हुआ ये प्रोब 5 साल की लंबी यात्रा के बाद इस ग्रह की ऑर्बिट में आया, और तब से लेकर आने वाले 2.5 सालों तक इसी ग्रह की परिक्रमा करके हमें महत्वपूर्ण जानकारी देता रहा। पृथ्वी और चांद की दूरी का अगर 1000 गुना मंगल ग्रह दूर है, तो इसी दूरी से 2500 गुना बृहस्पति ग्रह है। ये सभी रॉकी प्लैनेट्स की तुलना में पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूर है, और गैस से बना होने के कारण इस पर कोई प्रोब लैंड भी नहीं कर सकता है। वहीं सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे विशाल ग्रह यानी शनि ग्रह भी इसी तरह हमसे बहुत ज्यादा दूर है। इस ग्रह की सबसे पहली बार अप्रोच पायोनियर 11 ने की थी, पर तब हम इसके बारे में ज्यादा जान नहीं पाए थे। इस प्रोब के बाद शनि ग्रह पर वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 भी एक्सप्लोरेशन कर चुके हैं, पर सबसे सटीक जानकारी और पहली बार सैटर्न के ऑर्बिट में जाने का मौका कैसिनी-हाइजेंस स्पेस प्रोब को मिला। साल 1997 में लॉन्च हुआ यह प्रोब 6 साल 261 दिनों में शनि पर पहुंचा। पर दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि यान सीधा पृथ्वी से सैटर्न की ओर चला गया, तो आप जल्दी कर रहे हैं। इस समय भी नासा के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कोई भी स्पेसशिप डायरेक्ट जुपिटर और सैटर्न तक पहुंच सके। आज भी हमारे पास ऐसा कोई रॉकेट नहीं है जो सीधा 6000 किलो के किसी प्रोब को सैटर्न के लिए डायरेक्ट कोर्स पर भेज सके। इसलिए नासा को जब कैसिनी-हाइजेंस स्पेस प्रोब को शनि ग्रह पर पहुंचाने की जरूरत पड़ी, तो उसने कई ग्रहों की मदद ली। प्लैनेट्स की ग्रेविटी की मदद से हम स्पेसक्राफ्ट की स्पीड बढ़ा करके इसे अपने टारगेट पर जल्दी सेट कर सकते हैं। कैसिनी ने भी कई बार शुक्र यानी वीनस ग्रह की ऑर्बिट की, जिससे उसकी ग्रेविटी की मदद से इस प्रोब की स्पीड बढ़ी, और फिर पृथ्वी और जुपिटर की ग्रेविटी की मदद से ये सीधा सैटर्न की ऑर्बिट पर पहुंचा, और फिर जाकर के इस प्रोब ने पहली बार सैटर्न की वो इमेजेस और डेटा साइंटिस्ट को भेजे जो वॉयेजर यान भी हमें नहीं भेज सके थे। अभी कई प्रोब्स मार्स, जुपिटर और सैटर्न पर जा चुके हैं, पर यूरेनस और नेपच्यून पर केवल वॉयेजर 2 ने ही विजिट किया है।
नासा ने साल 1986 में वॉयेजर 2 की मदद से यूरेनस की सबसे क्लोज